हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी कर्नाटक से है। कहानी की शुरुआत फरवरी 2020 से होती है। कर्नाटक के चिकमंगलूर इलाके में एक जगह है जिसका नाम है कद्दूर। इस कद्दूर इलाके में डॉक्टर रेवंत, उम्र 35 साल, उसकी पत्नी कविता, उम्र 31 साल और दो बच्चे, एक 10 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी रहा करते थे। काफ़ी अच्छा और खुशहाल परिवार था। पड़ोसी भी इनसे बेहद खुश थे। लेकिन 17 फरवरी 2020 की शाम अचानक डॉक्टर रेवंत पुलिस को कॉल करते हैं और रोते हुए पुलिस को बताते हैं कि किसी ने उसकी पत्नी कविता का कत्ल कर दिया है। पुलिस घर पर पहुंचती है तो देखती है कि डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता की लाश पड़ी हुई थी। गले पर कट का निशान था, जिससे साफ पता चलता था कि चाकू से गला काटा गया है। घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये मामला लूटपाट का हो सकता है। पुलिस कविता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। डॉक्टर रेवंत बेतहाशा रोए जा रहे थे। वो पत्नी की मौत को लेकर सदमे में थे। फिर भी पुलिस उनसे कुछ जानकारी लेती है और अपनी तफ्तीश शुरू करती है। 5 दिन बाद 22 फरवरी को इसी कद्दूर इलाके में एक शख्स पुलिस को बताता है कि यहाँ रेलवे ट्रैक पर किसी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहाँ कुछ चश्मदीद मौजूद थे, जो पुलिस को बताते हैं कि ये शख्स ट्रैक के पास खड़ा था और जैसे ही ट्रेन आती है ये ट्रेन के सामने कूद पड़ता है। चश्मदीदों के हिसाब से मामला खुदकुशी का था। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और लाश की शिनाख्त डॉक्टर रेवंत के तौर पर होती है। वही डॉक्टर रेवंत जिसकी पत्नी कविता का 5 दिन पहले किसी ने गला काटकर कत्ल कर दिया था। पुलिस को रेवंत की जेब से मोबाइल मिलता है, जिसमें वो लास्ट कॉल को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर रेवंत ने लास्ट कॉल जिस नंबर पर की थी वो नंबर किसी हर्षिता के नाम से सेव है। पुलिस हर्षिता को फ़ोन करती है, लेकिन दूसरी साइड से कॉल को कोई रिसीव ही नहीं करता। पुलिस थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर से हर्षिता को फ़ोन मिलाती है, लेकिन अब भी उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस फ़ोन नंबर का जो एड्रेस था वो बेंगलुरु के आर नगर का था। अब पुलिस पता करने के लिए इस लास्ट कॉल वाले नंबर के एड्रेस पर अपनी एक टीम भेजती है। पुलिस की एक टीम आर नगर के लिए रवाना हो जाती है और जब उस लास्ट कॉल वाले नंबर के एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि हर्षिता का घर था, तो देखती है कि वहां पर पहले से ही लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई थी। पुलिस को पता चलता है कि जिस हर्षिता नाम की महिला के लिए वो यहाँ पर आए थे, उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। चिकमंगलूर की पुलिस चौंकती है कि आखिर ये मामला क्या है। पहले एक कत्ल और फिर उसके बाद 2 लोगों की खुदकुशी। डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता की जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो भी चौंकाने वाली थी, जिसमें लिखा था कि कविता की मौत से पहले उसे एनेस्थीसिया के 2 इंजेक्शन दिए गए थे, जिसके निशान उसकी नावल के नीचे मौजूद थे। पुलिस सोचती है कि अगर ये चोरी का मामला होता तो चोरों को मर्डर से पहले बेहोशी के इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत थी। वो आते, मर्डर करते और फिर चोरी करने के बाद चले जाते। दूसरी बात, उस कमरे में जहां कविता का कत्ल हुआ वहां पर पुलिस को एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं मिला, मतलब कि कत्ल करने वाला काफ़ी चालाक था। तीसरा, जब पुलिस ने कत्ल वाले दिन डॉक्टर रेवंत के घर और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की तो उससे साफ हो गया कि कत्ल करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही व्यक्ति है। चौथी बात, यहाँ पर डॉक्टर रेवंत का बयान था, जिसमें वो कहता है कि उस दिन बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर किसी काम से बाहर चला गया था। लेकिन पुलिस जब उसके बेटे से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो हमें स्कूल से घर लाने के बाद बाहर चले गए थे, लेकिन जब हम घर पहुँचे तो हमें मम्मी घर पर कहीं भी दिखाई नहीं दी और पापा हमें सिर्फ उसी दिन स्कूल से लेने गए थे, वरना हमें तो रोज़ाना मम्मी ही स्कूल से लेकर आती है। पांचवी बात, डॉक्टर रेवंत पुलिस को बताता है कि मैं 2:30 के आसपास घर से निकला था और करीब 5 बजे घर पहुंचा था। इसी बीच ये सब हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में 2:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक डॉक्टर रेवंत के अलावा कोई भी दूसरा शख्स नज़र नहीं आता है। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति घर में आया ही नहीं तो कत्ल कैसे हुआ? और बेटे के बयान, ये सब चीज़ें पुलिस को डॉक्टर रेवंत पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। अब यहाँ एक और बात थी, और वो ये कि पुलिस ने 22 फरवरी को रेवंत को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचने की बजाय रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लेता है। पुलिस अपनी छानबीन में क्या कर रही है या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ये किसी को भी पता नहीं था।
असल में कविता के घर वाले और रिश्तेदार तो यही सोच रहे थे कि पत्नी के गम में डॉक्टर रेवंत ने सुसाइड की है। यहाँ डॉक्टर रेवंत के फ़ोन ने ही काफ़ी कुछ सुलझा दिया था। 22 फरवरी को आखिरी कॉल और सबसे ज़्यादा कॉल हर्षिता को की गई थी। बेंगलुरु पुलिस को हर्षिता की लाश के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने पति से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस जब हर्षिता के पति सुदर्शन से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात तो यह है कि मेरी पत्नी हर्षिता का किसी डॉक्टर रेवंत नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर मैं अक्सर उसे टोकता था। बस इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। अब ये बात बेंगलुरु की पुलिस ने चिकमंगलुरु पुलिस से कंफर्म करती है। दोनों साइड की पुलिस आपस में मिलती हैं। दोनों केसेस के फैक्ट को जब मिलाया जाता है तो ये कहानी निकलकर सामने आती है। कहानी ये थी कि डॉक्टर रेवंत कद्दूर में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे और वहीं पर अपना दांतों का क्लिनिक चला रहे थे। हर्षिता बेंगलुरु में अपने पति के साथ रहा करती थी और इनकी एक औलाद भी थी। हर्षिता का एक रिश्तेदार कद्दूर में रहता था, जिसका घर डॉक्टर रेवंत के घर के आसपास ही था और अक्सर हर्षिता अपने रिश्तेदार के यहाँ कद्दूर में आया करती थी। यहाँ कद्दूर में रहते हुए हर्षिता को एक दो बार दांतों की समस्या हुई तो वो इलाज के लिए डॉक्टर रेवंत के पास जाती है, जिसमें दोनों में बातों की शुरुआत होती है। फिर उनमें दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय के बाद हर्षिता के पति सुदर्शन और रेवंत की पत्नी कविता को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वो इन्हें ये सब बंद करने के लिए टोकना शुरू कर देते हैं। रेवंत अब अपनी पत्नी से तंग आ चुका था, इसलिए वो उसे पहले एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देता है ताकि मर्डर के बाद खून ज़्यादा फैले नहीं, और उसके बाद उसका कत्ल कर देता है। 21 फरवरी को पुलिस ने जब आखिरी बार डॉक्टर रेवंत से पूछताछ की थी और अगले दिन 22 फरवरी को फिर से पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलते हैं, तो इससे रेवंत को भी एहसास हो गया था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। इसलिए वो 22 फरवरी को हर्षिता को कॉल करके सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि अब वो सुसाइड करने वाला है। रेवंत की मौत के बाद जब चिकमंगलुरु की पुलिस हर्षिता को कॉल करती है तो हर्षिता को ये तो पहले से ही पता था कि रेवंत ने अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर ली है। अब पुलिस की कॉल को देखकर हर्षिता को भी ये डर लगने लगा था कि अब उनके रिश्ते और रिश्तों की वजह से मर्डर ये सब पब्लिक हो जाएगा, उसकी बदनामी होगी। बस इसी बदनामी के डर से हर्षिता ने भी खुदकुशी कर ली। कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रेवंत के बेटे के बयान और सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया था कि कविता का कत्ल उसके पति रेवंत ने ही किया था, जिसकी वजह थी हर्षिता के साथ उसका लव अफेयर। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।